नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, मस्त है, झक्कास है, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो भी साइंस टेक से रिलेटिव है, जीएस पेपर 3 को रिलेट करता है। जो आप यूपीएससी सीएससी आईएएस का एग्जाम जिसे कहते हैं, आप उसमें अगर अपियर होते हैं तो आपका जीएस पेपर 3 से रिलेट करता है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी और डीप फेक जो एक साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है, उसमें ये रिलेट करेगा टॉपिक। सेम यूपी पीसीएस आप अगर दे रहे हैं तो भी जीएस पेपर 3 में ही ये टॉपिक रिलेट करेगा। आप आराम से इसको टैकल कर सकते हैं। ये वीडियो मैं कब बनाता हूँ तो मैं रात के 11 बजे के बाद इन पे काम करता हूँ। ये चीज़ें मैंने पहले से पढ़ रखी हैं या मैं अपने नोट्स आपको शेयर करता हूँ। इन चीज़ों को मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बताता हूँ। कुछ इधर उधर से मैंने कंटेंट इकट्ठे किए हैं जो आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। कभी मैं सुबह 4 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, कभी 5 बजे, कभी दिन में, जब टाइम मिलता है तब करता हूँ। और बाकी आपकी तरह मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। आपको किसी एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं है, आपको चीज़ें समझना और जानने की जरूरत है। ऐसे इस वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट मिल सकती हैं जो आप किसी ना किसी एग्जाम में, स्पेशली यूपी पीसीएस या यूपीएससी या अदर स्टेट लेवल जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, उसमें आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो वनडे के लिए भी इसमें हो सकती हैं काम लायक। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक बने रहें। इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं, आप प्लेबैक स्पीड को ज्यादा भी कर लें कोई दिक्कत नहीं, कम करके देखें, डज नॉट मैटर। मैं चीजों को अपने तरीके से समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा डीपली जाने की भी जरूरत नहीं है और शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें हम समझेंगे भी। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं डीप फेक और साइबर सिक्योरिटी। तो डीप फेक और साइबर सिक्योरिटी आखिर ये है क्या, तो इसके बारे में हम जानेंगे। यानी डीप फेक और साइबर सुरक्षा की चुनौतियाँ क्या है, ये भी जानेंगे हम। भारत में क्या चुनौतियाँ, वैश्विक चुनौतियाँ क्या है, तो इन चीज़ों के बारे में हम आज इसके प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे। और आप देख रहे हैं ये शॉर्ट एडिटोरियल है जो आपको मैं 10 से 15 मिनट में समझा देता हूँ। पहली स्लाइड पे देखते हैं तो हम टॉपिक क्या कवर करेंगे। तो पहला आज हम कवर करेंगे कि डीप फेक क्या है। डीप फेक क्या है, उसके बाद डीप फेक के मामलों में वृद्धि वृद्धि हो रही है। अगर डीप फेक पता हुआ तो वृद्धि हुई, तो वृद्धि हो रही है, कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, डीप फेक के दुष्प्रभाव क्या है। और ये महिला सुरक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, सोसाइटी के पेपर में यूज कर सकते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं महिला की सुरक्षा को। उसके बाद राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियां क्या क्या है। वैसे मैं आपको भी बताऊंगा वीडियो के एंड में या नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आंसर लिखने के लिए किन की पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, वो हमेशा आपके माइंड में चलने चाहिए। उसके बाद इसमें लोकतंत्र के लिए क्या खतरा है। उसके बाद व्यक्तिगत प्रतिष्ठा या पहचान की क्षति, कैसे एक इंडिविजुअल पर्सन को ये नुकसान पहुंचाता है, उसकी आइडेंटिटी को नुकसान पहुंचाता है, तो इसको इसके बारे में जानेंगे। और इंडिया पे इसका इफेक्ट क्या है, इसके लिए कौन कौन से हमने कानून बनाए हैं और इसके समाधान क्या है और निष्कर्ष क्या है, इन चीजों को हम जानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछले कई दशकों में हमने बहुत ही ज़्यादा विकास कर लिया टेक्नोलॉजी में, हम बहुत ही आगे चले आए। लेकिन कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि हर एक वस्तु में गुण व दोष समान होते हैं। हमने एजुकेशन में, हेल्थ में, वो अन्य क्षेत्रों में हमने जितनी भी उपलब्धियां प्राप्त की, कहीं ना कहीं उसमें चुनौतियां जरूर होती है। और आज के दैनिक जीवन में आप सभी को पता है, सोशल मीडिया, इंटरनेट के माध्यम से किस तरीके से एक गलत मैसेज समाज में फैलाया जाता है, दूसरों के प्रति द्वेष, जातिगत दंगे आदि आदि, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हें रोकना, अगर इसके फायदे हैं तो ये नुकसान भी दे रहे हैं सोसाइटी में। तो डीप फेक क्या है, तो आपको नाम से पता चल रहा है डीप एंड फेक, यानी ये कोई ऐसी जटिलता या गहरा धोखा है जिसे पहचानना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ज़्यादा हम बात करेंगे इस पे तो फिर टाइम भी लंबा लगेगा, आप भी बोर हो रहे होंगे। तो आप सभी को बताएं कि डीप फेक मैंने बताया सिंपल सा आपको रखना है। तो डीप फेक डीप लर्निंग या फेक का सम्मिश्रण है। यानी कि ये जो है, इसके माध्यम से हम चीज़ों को कैसे चेंज कर देते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। डीप लर्निंग का मतलब हुआ कि हम किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम मौजूदा स्थिति में जैसे मीडिया फाइल, फोटो, वीडियो, ऑडियो की सेम टू सेम कॉपी, नकली चीज़ें बनाते हैं। जब हम ऐसे नकली ऑडियो, वीडियो और फोटोज बनाएंगे तो ये बताइए ये किस एंगल से सही होगा समाज के लिए।
कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ देश है, तो इस प्रतिकृति को तैयार करते हैं और सबसे बड़ी बात होती है कि इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है, इसे जानना मुश्किल हो जाता है। बहुत सभी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारी ऐसे वीडियोस और ऐसे फोटोज मिल जाते हैं और कि ऐसे लिपसिंग हो रही है और चीज़ों को सेम एक्टिविटीज़ वही होती हैं, वही अभिव्यक्ति होती हैं, शरीर की गतिविधियाँ सेम होती हैं और सेम टू सेम वो पर्सन कुछ भी नहीं बोल रहा है, लेकिन ऐसा लगेगा कि वही व्यक्ति वो गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। तो एल्गोरिदम क्या है? जो बीकॉम वाले हैं, स्टैटिक्स वाले हैं, जो जिस भी क्षेत्र में आपने पढ़ाई की होगी, किसी भी आप फील्ड से पढ़ के आए हैं, सब जगह एल्गोरिदम में पढ़ा होगा। तो ये एक मैथमेटिकल तौर पे होता है और इसके माध्यम से जो है बोले गए शब्दों, शरीर की गतिविधियां व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति उसे सहजता से ट्रांसफर कर देते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि ये बंदा वही है जो कुछ भी नहीं बोल रहा और सब कुछ दिखेगा। वही हुई ना, यथार्थ हुई चीजें कि आप कुछ भी चेंज करने की कोशिश किया लेकिन सच नहीं बदला जा सकता। तो सेम वही कंडीशन है कि वो बंदा कुछ नहीं कर रहा लेकिन फिर भी आपको लगेगा वो सब कुछ कर रहा है। अब डीप फेक का मामला देखिए, मैंने भी कहा कि डीप फेक क्या है, किसके माध्यम से हो रहा है? सिंपल सा सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो रहा है। टेक्नोलॉजी, हम GS3 पढ़ रहे हैं तो टेक्नोलॉजी की बात होगी इसमें। अभी साइबर सिक्योरिटी का भी मामला है तो इंटरनल सिक्योरिटी के भी टॉपिक को कवर करता है। तो डीप फेक का मामला सबसे पहले 2017 में सामने आया जब सोशल मीडिया साइट रेडिट पर डीप फेक नाम का एक अकाउंट पर इसके एक उपयोग करता है द्वारा कई मशहूर हस्तियों को आपत्तिजनक डीप फेक तस्वीरें पोस्ट की गई। यानी आप देखिए, इसके सबसे बड़े अगर कोई शिकार भी हो रहे हैं तो कौन हो रहे हैं? वही लोग हो रहे हैं जो ज्यादा फेमस है। तो मशहूर हस्तियों का इसका ज्यादा शिकार बनाया जाता है। ठीक है, तो 2017 में पहला ही मामला आया जिसमें एक अलग ही हलचल पैदा कर दी। इस घटना ने कहीं ना कहीं एक अन्य मामले सामने आने शुरू हो गए। अब डीप फेक के मामलों में फिर वृद्धि क्या हुई? वृद्धि, अब ये रिपोर्ट आप इंक्लूड कर सकते हैं आराम से किसी भी एग्जाम में, स्पेशली यूपीएससी यूपीपीसीएस में तो बिल्कुल कर सकते हैं, और भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो उसमें भी कर सकते हैं। अब डीप फेक के मामलों में वृद्धि की बात करें तो आप देख सकते हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो पिछले वर्ष के दौरान विश्व भर में डीप फेक के आपराधिक मामलों में तीव्र वृद्धि हुई है। थोड़ा मिस टाइप हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देख सकते हैं कितनी वृद्धि हुई, एकदम बिल्कुल आपराधिक मामले में एकदम तेजी से इसमें वृद्धि आई। पूरे वैश्विक स्तर की बात कर रहा हूँ। जनवरी टू जून, इन 6 महीनों में आप देख सकते हैं जनवरी से जून के करीब लगभग ये एशिया में दुगुना वृद्धि हुई। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि तकनीकी कंपनी डीप फेक लैब के आंकड़ों के अनुसार बात करें, जो एक ये इन्हें रोकने का काम करती है, उनके अनुसार जनवरी से जून के बीच एशिया में डीप फेक के जो वीडियो बने लगभग 49,081 के करीब। ये संख्या अपने में एक मायने रखती है, बड़ी संख्या है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है इंडिया पे। अभी तो फिलहाल ये रिपोर्ट की मैं बात बता रहा हूँ, जो वैश्विक स्तर की बातें हैं, स्पेशली एशिया या अन्य चीजों में हमने देखा, जो अन्य जगहों पे देखा, आपको पता नहीं होगा कि लगभग 61% मामले अमेरिका और ब्रिटेन में इससे जुड़े होते हैं। तो आप पहले देख लीजिए, डीप फेक वीडियोस जो है 95% मामले फिल्म, खेल या फैशन या मीडिया के क्षेत्रों से जुड़े के लोगों को जो है इसमें लक्षित किया जाता है। तो देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अब डीप फेक के दुष्प्रभाव क्या है? तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है किसी व्यक्ति विशेष पे, किसी संस्थान पे, किसी व्यवसाय, यहाँ तक कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी कई प्रकार की क्षतियां पहुंचाई जा सकती हैं। जैसे क्या हो सकता है? अब किसी व्यक्ति के ऊपर कर दिया गया तो उसे जानना भी मुश्किल नहीं है, पहचानना मुश्किल है भैया। और जब तक आप उसकी पहचान करते हैं या करते हैं तो आप कब तक किसी को समझाएंगे कि वो बंदा ऐसा नहीं था, जब तक आप बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं गलत तरीके से फेमस हो जाएंगे। ऐसी संस्थान है, व्यवसाय है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिसमें अब लोकतांत्रिक व्यवस्था, आप लोकतंत्र जानते हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं सेम वही होती है। जैसे आपका वोटिंग सिस्टम, इलेक्शन कहते हैं, सरकार, गवर्नमेंट इसी टाइप पे चीजों को क्षति पहुंचाता है। ठीक है, डिफेक्ट के माध्यम से मीडिया फाइल में व्यापक हस्तक्षेप किया जाता है, व्यापक एक बड़ा स्तर पे आप उसमें इंटरफेरेंस करते हैं, जैसे चेहरा बदलना, लिप सिकिंग या अन्य शारीरिक गतिविधियां जो मैंने पहले बताई किया जाता है। इससे जुड़े अधिकांश मामले जो है लोगों से अनुमति नहीं ली जाती। जो मामले आते हैं अधिकांश मामलों में तो लोगों की अनुमति नहीं ली जाती।
जो मनोवैज्ञानिक, सुरक्षा, राजनीति, अस्थिरता और व्यवसायिक व्यवधान के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। भाई साइकोलॉजिकली कोई सिक्योरिटी पॉलिटिक्स के जो स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, तो स्टेबल ही नहीं, वो एकदम से बिल्कुल 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 डाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं व्यवसायिक व्यवधान का खतरा उत्पन्न कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन के आ रही है। अब इसके लिए क्या किया गया, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम महिला सुरक्षा पहले देखते हैं। अभी महिला सुरक्षा को जो सबसे बड़ा नुकसान होता है पोर्नोग्राफी के मामले में देखा गया कि पोर्नोग्राफी के मामले में बहुत ज्यादा इसे यूज किया गया, और कुछ मामलों में तो देखा गया व्यक्तिगत हिंसा को बढ़ावा देने के लिए। भैया जो इसकी पहुंच है ऐसे टेक्नोलॉजी के पास या ऐसे लोगों की जिनका माइंड गलत है, शार्प बहुत है लेकिन शार्प माइंड है लेकिन बहुत ही गंदा दिमाग है, हमेशा नेगेटिव चीजों को सोचता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो व्यक्तिगत हिंसा को भी ऐसे बहुत बढ़ावा मिला, और मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंचाने हेतु प्रयोग किए जाने के साथ ही किसी महिला का यौन उपभोग की आवश्यकता के रूप में भी प्रस्तुत किया गया। तो ये महिलाओं के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या बन के आई। और आप अक्सर फिल्में देखते हैं, ये देखते हैं, और अब जो लोग जैसे देखते होंगे तो ऐसे बहुत सारे मामले उसमें भी दिखाए जाते हैं, कैसे गलत तरीके से फायदा उठाया जाता है एक। तो आप कह सकते हैं कितना 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 नुकसानदायक है डीप फेक। और अब इसकी राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों के बारे में बात करें तो इसका पॉलिटिकल और सोशल जो प्रॉब्लम्स है वो सबसे बड़ी है कि इसका उपयोग जो है राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करता है, ठीक है। और भारत के सर्वोच्च पदों पर जो सत्ता में सर्वोच्च पदों पे है या और भी किन्हीं अन्य स्थितियों में है, उन सबके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि वही लोग भैया इसके जो है शिकार बनेंगे। भू राजनीतिक अगर जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो ऐसे लोगों को हिंसक अतिवादियों या ऐसे लोग ऐसे ऐसे लोग जो आर्थिक हितों से प्रेरित है लोगों द्वारा, तो क्या करेंगे, जो आर्थिक हित से बहुत ज्यादा प्रेरित है, जिन्हें पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखता, वो अपने लाभ हेतु सार्वजनिक रूप में जो भी सूचनाएं का हेर फेर या गलत सूचनाओं के प्रसार और बड़े पैमाने पर अस्थिरता उत्पन्न कर सकते हैं। तो अपने में एक समस्या है अगर हम सामाजिक और राजनीतिक चीजों की बात करें। 2019 में एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो 2019 में गैबन रिपब्लिक जो साउथ अफ्रीका का एक देश है, वहां राजनीतिक और सैन्य तख्तापलट के एक प्रयास में डीप फेक का माध्यम यूज किया गया था। वहां पे गलत सूचनाएं फैलाई गई। इस प्रकार मलेशिया में भी कुछ लोगों को मतलब कुछ जगह ये चीजें देखने को मिली। विरोधी राजनेताओं की छवि खराब करने के लिए डीप फेक का प्रयोग किया गया। अगर बात करें आतंकवाद, तो आतंकवादी और चरमपंथी और राष्ट्र विरोधी भावनाओं को भी कहीं ना कहीं गलत तरीके से फैलाने की कोशिश की जाती है। तो एक प्रॉब्लम थी। अब लोकतंत्र के लिए खतरा क्या है, तो आप सभी को पता है, मैंने शुरुआत में अभी भी बताया, और नॉर्मल सी चीज है, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको तो नुकसान पहुंचाएगा। जैसे बहुत सारे अब ऐसे सिंपल सा आप समझिए कि चुनावी परिणामों को गलत साबित कर सकता है, जातिगत चुनाव को बढ़ा सकता है, गलत सूचनाओं के लिए और भी प्रयोग कर सकता है उसमें। और जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी बात है कि चुनौती बन के आया सामने, तो उसको टैकल करने के लिए जो माध्यम है उसे आप यूज करते हैं, फिर भी पकड़ना मुश्किल है लोगों को। तो एक चुनौती है कि बहुत ज्यादा इसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आपके व्यक्ति की, आपके संवाद की, आपके महत्वपूर्ण संस्थानों में अविश्वास फैलाने का काम करते हैं ऐसे डीप फेक। तो ये साइबर सुरक्षा से जुड़ी हुई मुद्दे हैं। इसके माध्यम से अगर चुनावी प्रक्रिया की हमने बात की तो कुछ दिन समय पहले या विपक्षी दल के चुनाव के बारे में गलत सूचनाएं फैलाई जा सकती है, और उसे नियंत्रित करना और सभी लोगों तक सूचना पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। किसे आप कंट्रोल करें, कैसे पहुंचाएं। अपने इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर इसकी बात करें तो 1.3 बिलियन के करीब लोगों को इस तरीके से, अभी देखिए आप ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कितने यूजर्स, मोबाइल यूजर्स जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, और इन्हीं चीजों के बारे में नहीं पता। तो ये कहीं ना कहीं और भी नुकसानदेह होता है, और बहुत सारे ऐसे मामले आपको देखने को मिलते हैं। जैसे भारत पर क्या प्रभाव है, तो अधिकांश मामलों में तो लगभग 61% के करीब अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है, बट इंडिया, जापान, कोरिया ऐसे क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहे हैं। तो उन्हीं के बारे में बताइए। एक अध्ययन के अनुसार अगर बात करें तो प्रति वर्ष अगर विभिन्न व्यवसाय के खिलाफ प्रसारित गलत सूचनाओं व फेक न्यूज के कारण, यानी जैसे भी कोई व्यवसायिक संस्थान है तो उनके खिलाफ जो न्यूज या गलत तरीके से प्रचार प्रसार की जाती है न्यूज, वो कहीं ना कहीं एक वैश्विक अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो 78 बिलियन 78 बिलियन
अमेरिकन डॉलर का क्षति पहुंचाता है। अब 1 मिलियन में 10 लाख होता है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर बिलियन की बात कर लीजिए इसे, चलिए आइए, तो सोचिए कितना बड़ा डॉलर का नुकसान है। ठीक है, सेकंड थर्ड लाइन है, वर्ष 2019 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच लगभग 45% हो गई, और जबकि शहरों में 11% है, माफ करना 11% हो गई। तो ये अपने में एक बहुत बड़ी संख्या प्रदर्शित करते हैं। आप सोच लीजिए इसे कैसे कंट्रोल किया जाए, एक अपने में बहुत बड़ी चुनौती है। अगर मई 2020 की रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार अगर बात करें तो भारत में मासिक रूप से सक्रिय कुल इंटरनेट उपयोगकर्ता जो है लगभग 574 मिलियन बताई गई, और दिसंबर में ये आंकड़े 639 मिलियन तक पहुंच गए। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा इंडिया पे कि इतने नंबर ऑफ पीपल यूज कर रहे हैं, इतना बड़ा क्षेत्र जब इंटरनेट यूज कर रहा है, सोशल मीडिया यूज कर रहा है, तो अगर ये गलत सूचनाएं प्रचार प्रसार किया जाता है इसका, तो अभी तो यही नहीं पता चल पा रहा लगभग पूर्ण रूप से कि कौन है, क्या है, कैसे ये हो रहा है। तो फिर कैसे लोगों में हम इस विश्वास को पैदा करें कि ये जो आप न्यूज़ देख रहे हैं या इन चीज़ों को आप देख रहे हैं, ये किस हद तक गलत है या किस हद तक सही है। तो ये अपने में चुनौती है, कंट्रोल करना, लोगों तक उसे पहुंचाना, लोगों से बात करना, ये अपने में एक चुनौती होगी। अब इंटरनेट और साइबर सुरक्षा से संबंधित जो जागरूकता अभी मैंने बताया, तो अवेयरनेस या जागरूकता का जो अभाव है, और ये बना ही रहेगा, क्योंकि भाई इतनी बड़ी संख्या है। अभी नहीं, अभी जस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास कोई इतना बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसे पकड़ लें। और साथ में भारत में अगर डेटा सुरक्षा की बात करें तो कानूनों का अभाव है। तो डेटा सुरक्षा के मामलों में कानूनों का अभाव है सबसे बड़ी चीज। देखिए अभी इस पे आपको नॉर्मल लग रहा होगा कि एडिटोरियल फालतू है, लेकिन आपने गौर किया होगा तो लगभग 2013 से और अभी तक बात कर रहा हूँ, किसी वर्ष लगभग क्वेश्चन पूछा गया था आईटी से, कुछ एक सेक्शन से पूछा गया था। तो क्वेश्चन यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए इन चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। साइबर सुरक्षा आप आए दिन देख रहे हैं, अभी कल परसों एक घटना हुई है, आपने देखा है, जो सनवर्ल्ड सोलर विंड, माफ करना, जो अभी आपने वो देखा, साइबर अटैक देखा, तो सिर्फ बहुत सारे एक सॉफ्टवेयर कंपनी के ऊपर किया। तो कहीं ना कहीं आप चीज़ें समझिए कि साइबर सुरक्षा एक जटिल मुद्दा बनता जा रहा है, और ये यूपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमें सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, पीएचडी नहीं करना, तो हमें बस चीज़ों को समझना है। तो कानूनों का अभाव है पहली चीज़, तो ये एक चुनौती और बढ़ा देता है। भैया कानून नहीं तो चुनौती बहुत तगड़ी। कानूनी प्रावधानों की बात करें तो हमने अभी तक इस पे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C 2018 में गृह मंत्रालय के द्वारा अभी हमने इसकी स्थापना की। अगर बात करें साइबर सुरक्षा में तो आईटी एक्ट हमने 2000 एंड आईपीसी के तहत इसमें कुछ कानूनी कार्रवाई की जाती है। ठीक है, और इस पे ही क्वेश्चन पूछा था आईटी एक्ट के लगभग 66 या कुछ करके कोई आर्टिकल पे, सेक्शन पे कोई पूछा था, याद नहीं मेरे को क्लियर, आप देख लीजिएगा। उसके बाद नागरिक सुरक्षा बिल, अभी आपने देखा नागरिक के व्यक्तिगत डाटे की सुरक्षा के बारे में जो बिल अभी पास हुआ, व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2019 की बात करें जो प्रस्तुत किया गया था, माफ करना, तो इन सब चीज़ों को आपको वही इंक्लूड करना है। अब ये चीज़ें मैं पुराने एडिटोरियल की बात करूं जो मैं कुछ आपको ईयरली फोकस कर रहा हूं, तो ये लगभग अक्टूबर नवंबर की एडिटोरियल है, अभी जल्दी खबरों में थी। तो ये चीज़ें पूछने की संभावना और भी बढ़ जाती है, और इन चीज़ों को जानना भी हमारा कर्तव्य है, क्योंकि आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत कुछ जानना चाहिए। लेकिन कहने का मतलब सब कुछ जानो थोड़ा थोड़ा, लेकिन सब कुछ जानो। और कुछ चीज़ें हैं जो उसमें बहुत कुछ जानो लेकिन उसे जरूर जानो, तो ऐसी भी बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। अब जैसे सेकंड लाइन मैंने नहीं बताई थी, तो साइबर सुरक्षा में जो भी हमने प्रभावी से निपटने के लिए, मतलब प्रभावी तरीके से निपटने के लिए जो हमने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत जो हमने साइबर स्वच्छता केंद्र का भी अभी बहुत जल्दी स्थापित किया गया। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को स्थापित तो किया गया, लेकिन फिर भी अभी इन प्रावधान कुछ भी हैं, लेकिन जब तक उसका हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तब तक सब कुछ बेकार है।